बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 नवंबर और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने बरतानिया से रखते हैं, जहां पर बरतानवी जरीदे एक्सप्रेस ने, जी हाँ, यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि ये एक्सप्रेस न्यूज़ पाकिस्तानी की बात नहीं हो रही, बल्कि बरतानवी जरीदे एक्सप्रेस की बात हो रही है, जिन्होंने एक नया आर्टिकल पब्लिश किया है। और उस आर्टिकल का फोकस है कि सदर ट्रंप की जो जीत है वो किस तरीके से इमरान खान को मदद करेगी या कर सकती है, या इमरान खान को जेल से निकालने के लिए सदर ट्रंप क्या कर सकते हैं। जो इमरान खान की पोजीशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है, वो तो हम पहले ही आपके सामने रख चुके हैं। इमरान खान जेल में ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि वो बहुत खुश हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जीते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बाइस थी। और उन्होंने तारीफ भी की जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनका वक्त गुजरा जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बताया कि कैसे कोविड के दिनों में उन्होंने सबसे पहले या बहुत ही जल्द पाकिस्तान के अंदर कोविड टेस्टिंग मशीन्स भेजी, जिससे फ़ायदा हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उनकी रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र किया, जो उससे पहले बहुत देर से नहीं हुआ था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब वो वाइट हाउस गए तो किस तरीके से सदर ट्रंप ने उनको बहुत रिस्पेक्ट और ऑनर किया, और उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और ये कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप अपना मुस्बत रोल अदा करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात क्रिस्टल क्लियर तरीके से कह दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान बाहर किसी कुव्वत या ताकत से मदद की दरख्वास्त नहीं करेंगे कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकलवाया जाए, बल्कि उन्होंने ज़ोर देकर ये कहा कि पाकिस्तानी कौम को अपने ऊपर इन्हिसार करना चाहिए। और लीडर के तौर पर उन्होंने ये बताया कि मैं अपनी कौम की तरफ देख रहा हूँ, मैं बाहर किसी पावर की तरफ नहीं देख रहा। जाहिर है उनका इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ ही था कि वो वहाँ से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, और उनकी जो भी उम्मीदें हैं वो अपनी कौम की तरफ हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर कौम चाहती है कि उन्हें हकीकी आज़ादी मिले और ये जो सारा तसल्लत उनके ऊपर कायम किया जा रहा है इससे उनकी जान छूटे, तो फिर कौम को सड़कों पर आना पड़ेगा। तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पोजीशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है, वो तो बड़ी क्लियर है कि हम समझते हैं कि जब तक पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर नहीं निकलेगी, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मुयस्सर नहीं होगी। और उसके साथ साथ इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की तमाम तवक्कुआत अपनी आवाम से है, बाहर किसी से नहीं है। ये तो एक पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ख़ुसूसन इमरान खान की। लेकिन ज़ाहिर है ये जो पोजीशन है ये पूरी दुनिया के जो जरीदे हैं, पूरी दुनिया के जो अखबारात हैं, उनको तो अपने तज्जिए करने से ये पोजीशन नहीं रोक सकती, और जब कोई तज्जिया होगा तो वो हमें आपके सामने भी रखना पड़ेगा। तो अब ये जो बरतानवी जरीदा एक्सप्रेस है, इसके अंदर जो एक बहुत ही मोतबर राइटर हैं, प्रोफेसर हैं ये अमेरिका के अंदर, और इनका लिखा हुआ ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो जेहत है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और मौजूदा प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको उजागर करता है। जो प्रोफेसर साहब इसमें लिखते हैं कि सदर ट्रंप का एक तो माजी है कि अगर उन्हें कहीं भी लगे कि किसी शख्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है और जस्टिस वहाँ की डीप स्टेट कर रही है या इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो सदर ट्रंप का ये एक माजी रहा है कि वो उस चीज़ के ऊपर वोकल होते हैं और बोलते हैं। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि सदर ट्रंप इस सारे मामले को अपने साथ रिलेट कर सकें। क्यों? क्योंकि सदर ट्रंप के साथ बहुत कुछ, ज़ाहिर है सब कुछ वैसा तो नहीं हुआ जो पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन ने किया। शायद अमेरिका वाला भी चाहता हो दिल में करना, या शायद वो तो इतना चाह भी नहीं सकते होंगे। तो सदर ट्रंप के साथ कुछ ना कुछ बहरहाल ज़रूर हुआ। आप सब ने देखा जैसे कोलोराडो स्टेट की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने उनके इलेक्शन लड़ने पर ही पाबंदी लगा दी, जैसे काजी फायज़ ईसा ने बल्ले का निशान छीना था। लेकिन वहाँ शुक्र है कि कोई काजी फायज़ ईसा नहीं था, और जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट थी उसने उस डिसीजन को नल एंड वॉइड कर दिया और ट्रंप को इलेक्शन लड़ने दिया। इसी तरीके से उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए, इसी तरीके से जो विच हंटिंग की गई, मीन साइफर का जैसे एक केस इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि साइफर, इमरान खान साहब ने तो बताया कि साइफर सदर
बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन का पैगाम पाकिस्तानी एम्बेसडर ने पाकिस्तान भेजा था, जिसके बाद जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत को गिराया। इमरान खान ने तो इस चीज़ को वाजे कर दिया हुआ है, लेकिन आप जहन में ये रखिए कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने इमरान खान के ऊपर साइफ़र का केस भले क्या बनाया है। केस तो यही है ना कि साइफ़र एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जो क्लासिफाइड था, जो इमरान खान को लीक नहीं करना चाहिए था, पब्लिक नहीं करना चाहिए था, या उसे मिस हैंडल नहीं करना चाहिए था, और उसको गुम कर दिया, ये केस बनाया था। अब अगर सदर ट्रंप के ऊपर जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए केसेस हैं, उसमें देखें तो एक बहुत ही बड़ा केस जो उनके ख़िलाफ़ बनाया गया है वो यही है कि जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट से वो उन्होंने मिस हैंडल किए, अपने घर में रखे जहाँ उनको नहीं रखने चाहिए थे, और इस चीज़ के केसेस बनाए गए। तो यहाँ भी आपको एक जहत और मिलती हुई नज़र आती है। फिर तीसरी बात ये कि ये जो प्रोफेसर साहब हैं ये लिख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप रिलेट कर सकते हैं जो कुछ उनके साथ किया गया, जिस तरीके से उनके साथ किया गया, उनको नज़र आ सकता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ भी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल उसी तरीके से फेक और झूठे केसेस बनाकर उन्हें ट्रैप किया। मसलन जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हैं, आपको पता है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप पर भी अभी तक 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर कम से कम 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो नोन हैं सबको वो हो चुकी हैं, और दोनों को गोलियां लग चुकी हैं। जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप ज़्यादा लकी थे, मैं ये कहूँगा, कि उनके सर के करीब से गोली गुजरी, आल्दो के वो उनको ज़ख्मी करते हुए गुजरी, उनके कान में लगी, और अगर वो 1 मिलीमीटर भी आगे पीछे होते तो उनकी खोपड़ी उड़ चुकी होती। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के तो जिस्म के अंदर 6 गोलियां लगीं, उनको कत्ल करने का एक बहुत ही मरबूत और घिनौना मंसूबा बनाया गया और एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। और बाद में जो JIT उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसमें से कुछ अफसरान ने मुझे बताया कि 1 से ज़्यादा शूटर थे, और इमरान खान वो सब कुछ आपके साथ मीडिया पर भी डील और हैंडल और शेयर कर चुके हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप असैसिनेशन अटेम्प्ट्स देखें, अदालती अटेम्प्ट्स देखें, एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे बनाए गए केसेस देखें, तो आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर थे और यहाँ पर इमरान खान थे। तो ये मेरा कोई इसके अंदर ओपिनियन नहीं है, ये मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ जो एक्सप्रेस जरीदा जो बरतानिया का है उन्होंने लिखा है कि जो सीमिंगली हालात नज़र आ रहे हैं बने हुए, उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यकीनी तौर पर, ये दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेस जो जरीदा है बरतानिया का, वो ये ओपिनियन दे रहा अपने एक आर्टिकल में, जो एक राइटर ने ज़ाहिर है लिखा है, वो ये कहते हैं कि देयर आर मोर चांसेस कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस पर बोलेंगे, और वो पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, उनके साथ इमरान खान के साथ किए हुए जुल्म के ऊपर बातचीत ज़रूर करेंगे। तो अब ये जो हालात ओवरऑल डेवलप हो रहे हैं, इनके ऊपर आपके सामने तज्ज़िया इंशाल्लाह हम रखते जाएंगे जो कुछ भी होगा। लेकिन मैं अभी भी इसी चीज़ के ऊपर बज़िद हूँ कि इमरान खान ने तभी बाहर आना है जब आवाम ने सड़कों पर निकलना है, और 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, लाखों की तादाद में आवाम जब सड़कों पर निकलेगी तो तब इमरान खान साहब जब जो है वो रिलीज़ होंगे। बाकी मेरे अल्लाह को पता है, एक प्लान इंसान बनाते हैं और एक अल्लाह बनाते हैं। हो सकता है कि किसी और चीज़ से भी मदद मिले और इमरान खान के ऊपर ये जो जुल्म का बाज़ार गर्म किया हुआ है ये थम जाए, रुक जाए, और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बरी होकर बाहर आ जाएं। लेकिन सीमिंगली इस टाइम तो एक ही रास्ता मुझे नज़र आ रहा है, और वो पब्लिक का बाहर निकलना है। अच्छा जी, भाई हफीज़ुर रहमान भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो देखिए कितने नूरानी आदमी हैं, लेकिन काम उनके बड़े शैतानी हैं। जी हाँ, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान PTA के चेयरमैन हैं। इन्होंने अब नया ऐलान किया है कि जो फ्री में चलने वाले VPN हैं उनको पाकिस्तान में नहीं चलने देंगे, सिर्फ पेड VPN चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, VPN कई वजूहात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट्स बनाया करता था स्टूडेंट्स के, या यूनिवर्सिटी का कोई भी मैं रिकॉर्ड जो है वो इसको एक्सेस करता था दुनिया के किसी और मुल्क में बैठ के, तो मुझे यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ VPN इस्तेमाल करना पड़ता था। यूनिवर्सिटी ने ज़ाहिर है वो लाइसेंस एक थर्ड पार्टी से, सिस्को से
बाय किया होता था, और वो वीपीएन उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स के साथ मुझे एज अ प्रोफेसर दिया होता था। मैंने दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर रिकॉर्ड अपने स्टूडेंट्स का एक्सेस करना है तो मैं उस वीपीएन के थ्रू कर सकता था, वीपीएन के बगैर नहीं कर सकता था। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर ऐड कर देता था ताकि स्टूडेंट्स का जो डाटा था पर्सनल वो लीक ना हो सके, वो कोई और हैक ना कर सके। इसलिए तमाम जो एम्प्लॉयज़ या प्रोफेसर्स हैं उनको भी वीपीएन के गेटवे के थ्रू गुजर के उस डाटा को एक्सेस करना पड़ता था। इसी तरीके से पूरी दुनिया में जो बहुत सारी कंपनीज सर्विसेज ऑफर करती हैं, बैंक्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं, वो वीपीएन्स के थ्रू एक्सेस करती हैं डाटा को। कंपनीज उन्हें वीपीएन के थ्रू एक्सेस देते हैं ताकि डाटा की मनूवरिंग ना हो या डाटा की जो डाउनलोड अपलोड है वो कंट्रोल्ड रहे और डाटा चोरी करने से बचाया जा सके। तो ऐसे वीपीएन या ऐसे तमाम काम जो करते हैं वो अमूमी तौर पर वीपीएन्स की ये जो गेटवे होता है, या मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ टर्म्स गलत इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके लिए पेश की माजरत। तो ऐसी तमाम कंपनीज जो सर्विसेज ऑफ़र करती हैं वो फिर जिस मुल्क से वीपीएन के थ्रू सर्विसेज एक्सेस करती हैं वो वहाँ पर वीपीएन्स को रजिस्टर्ड भी करवाती हैं और इजाज़त भी लेती हैं, और फिर एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ या नंबर ऑफ़, जैसे कॉल सेंटर्स के ऊपर आपको कॉल्स चाहिए होती हैं या दूसरी चीज़ें, तो स्पेसिफिकली अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस होस्ट कंट्री के अंदर वो रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं और वहाँ से परमिशंस भी लेते हैं। लेकिन ये जो इंडिविजुअल वीपीएन्स होते हैं जो आप मैं आम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन के लिए, और स्पेशली जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा किए हुए हैं कि आप यूट्यूब, एक्स जैसे पहले ट्विटर कहते थे, या और बहुत सारी एप्लीकेशंस को आप एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट वीपीएन। ऐसे वीपीएन्स को रजिस्टर्ड भी नहीं किया जाता और उसके लाइसेंस भी नहीं लिए जाते। लेकिन अब भाई हफीज़ इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज करवा रहे हैं आवाम को जानबूझ के, और लोगों को कंट्रोल करने के लिए कि वो अब वीपीएन के थ्रू भी एक्सेस ना कर सकें इन तमाम चीज़ों को। अब कह रहे हैं कि वीपीएन जो हैं उनको भी ख़रीदें और रजिस्टर्ड भी करवाएं। सिर्फ रजिस्टर्ड वीपीएन जो है वो पाकिस्तान में चलेंगे, फ्री वीपीएन जो है वो पाकिस्तान में नहीं चलेंगे। तो ये हमने थोड़ी सी रिसर्च की ऑनलाइन, जो हमें कुछ नाम मिले। ये हो सकता है इनमें से कुछ नाम ठीक काम करें, कुछ ना करें, इसलिए आप ये नाम भी और बहुत सारे नाम भी होंगे मार्केट में, इन सबको ट्राई करके देखें। इनमें जो पेड वीपीएन होंगे वो यकीनी तौर पर बेहतर परफॉर्म करेंगे, और जो अनपेड होंगे वो कंप्रोमाइज़ करेंगे आपकी सिक्योरिटी को भी। इसलिए कोशिश कीजिए पेड, और उसका तरीका ये है कि एक वीपीएन यूजुअली एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर मिल बांट के लोग खाते हैं, और पीटीआई के लोग तो अगली खबर हम आपको ये भी दे देते हैं कि जो भाई हफीज़ की ये जो कार्रवाई है उसको नाकाम बनाने के लिए जो पीटीआई के सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो अब भाईचारे की उन्होंने एक मुहिम शुरू की है, जिसमें वो वीपीएन के क्रेडेंशियल्स एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अब ये पेड हो गया है तो जो किसी एक ने पेड ख़रीदा हुआ है वो दूसरों को भी दे रहा है कि भाई ये मेरा लॉगिन है, आप इसके थ्रू जो है वो एक्सेस कर लें वीपीएन, ताकि आपको पे ना करना पड़े। तो ये एक आप यही कह लें कि एक बॉन्ड ऑफ फ्रेंड्स या बॉन्ड ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो इमरान खान के नज़रिए पर लोगों का बना है, उसमें अब लोग शेयरिंग एंड केयरिंग के फार्मूले पर अमल करते हुए अपने अपने वीपीएन के क्रेडेंशियल्स भी, कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भाईचारे के नाम से एक मुहिम शुरू हुई है और लोग क्रेडेंशियल्स को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं ताकि भाई हफीज़ुर रहमान की जो नई शैतानी है उसको किसी तरह से हैंडल किया जा सके। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि SIFC के बड़े बड़े कारनामे तो हमने आपको बताए ही थे कि आर्मी चीफ साहब ने बताया था कि कुवैत से 25 अरब आना है, UAE से 25 अरब, सऊदी अरेबिया से 25 अरब और कतर से 25 अरब। वो तो ना आए, लेकिन अब इमरान खान के जो प्लान थे उन पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, अब सरकारी घरों की जो ज़मीन है उसके ऊपर ऊंची इमारतें बनाकर बेची जाएंगी। इस सारे काम के ऊपर इमरान खान ने हुकूमत में आते ही प्लानिंग शुरू की और बहुत सारी जगहों के ऊपर तो एग्जीक्यूशन करने की तरफ जा रहे थे जब हमारी हुकूमत गिराई गई। तो मतलब सब कुछ तैयार है, नक्शों से लेके तमाम पूरी प्लानिंग तक हुई हुई है, कौन कौन से, और पूरा डेटाबेस बना हुआ है कि कौन कौन से सरकारी घर हैं जो बहुत बड़ी ज़मीनों के ऊपर हैं, जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाकर जो है उस सरमायाकारी को अट्रैक्ट किया जा सकता है।
چلیں آپ عمران خان کو کریڈٹ آپ تو نہیں دیں گے، ہم قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ صرف پلان عمران خان کا تھا بلکہ پوری منصوبہ بندی کر لی تھی، پورا ہوم ورک کر لیا تھا، ایگزیکیوشن سے پہلے حکومت گرائی گئی تھی. چلیں اگر آپ کریں گے اس سے ملک کو فائدہ ہوگا تو اس میں عمران خان خوشی ہوں گے کیونکہ ان کی ہوئی جو محنت ہے وہ رنگ لا رہی ہوگی. تو اب ایس آئی ایف سی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ سرکاری جو کمشنر ہاؤسز، ڈپٹی کمشنر ہاؤسز، جن تمام کو عمران خان کے احکامات کے اوپر ایک کمیٹی نے جن تمام کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا اور پھر پلان کیا تھا کہ وہاں پر ہائی رائز بلڈنگز کیسے بننی ہیں، اب ایس آئی ایف سی وہاں پر ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہ بنانے کی طرف جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے بات چیت کی ہے جس میں انہوں نے مین پوائنٹ جو کلیئر کیا ہے وہ جو ایک کنفیوژن تھی کہ جلسے کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ وہ میں خود کروں گا اور میری اجازت سے ہی ایسا نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ طے ہوا تھا کہ جو ثوابی کا جلسہ ہے اس میں حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جائے گا، لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا کہ ٹکٹ ہولڈرز اور پوزیشن ہولڈرز جو پارٹی کے ہیں وہ کیسے تیاری کریں. انہوں نے کہا حتمی تاریخ کا اعلان میں کروں گا اور بہت جلد کروں گا. آپ تمام لوگ جو ہیں وہ وارڈ سے لے کے اوپر تک اپنی بھرپور تیاری رکھیں اور میں حتمی لانگ مارچ کا جو ہے وہ جلد اعلان کروں گا. اور جب تک بے گناہ قیدیوں کو نہیں چھوڑا جاتا، پاکستان کے اندر جو اس ٹائم فسطائیت ہے وہ ختم نہیں کی جاتی اور لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا، تو یہ لانگ مارچ واپس نہیں ہوگا. یہ آج عمران خان صاحب نے بات کی ہے جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے. اگلی خبر جو ہے وہ ملک احمد خان جو ہیں انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ حکومت کو نہیں، حکومت اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہی ہے. ماشاءاللہ ویسے کافی بھاری برکم بیان دے ڈالا ہے ملک صاحب نے، لیکن ظاہر ہے دیا ہے تو کچھ سوچ کے دیا ہوگا. تو اب آپ اس چیز کا خود ہی تجزیہ کریں کہ اگر ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ حکومت کو نہیں چلا رہی بلکہ حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ملک صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہم اس پر تجزیہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ پھر کئی لوگوں کو برا لگ جائے گا. تو میرا خیال آپ خود ہی اس بات کو سمجھ لیجئے. اگلی خبر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، نعیم اشرف بٹ اے آر وائی کے جرنلسٹ ہیں، باکمال جرنلسٹ ہیں، اکثر انٹرویو میں سے کوئی نہ کوئی بات نکال ہی لیتے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم تو عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنا ہے. عمران خان ہی ہمیں منہ نہیں لگاتے، وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ کبھی بھی آنکھ نہیں ماریں گے، مطلب کہ یہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ حکومت ہم کر رہے ہیں اور بیک ڈور پر یہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ بھی مذاکرات شروع کر دیں اور ہمیں دھوکہ دیں. انہوں نے کہا یہ وہ والے آرمی چیف نہیں ہیں، یہ آنکھ کا اشارہ نہیں کریں گے. تو عمران خان کو ہمارے ساتھ ہی بات چیت کرنی پڑے گی جب بھی وہ کرنا چاہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اگر میں ساری کہانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو عمران خان ان سے کبھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ وہی ان کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پہلے کر رہے ہیں، بھلے اس کی قیمت کوئی بھی ہو. تو اب رانا صاحب پھر بیچارے سچ ہی کہتے تھے. پچھلی دفعہ انہوں نے بتایا تھا کہ جب ہم مذاکرات کی آفر کرتے ہیں تو آگے سے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں. یہ میں نہیں، یہ رانا صاحب نے کہا تھا. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ حامد میر صاحب نے سلو انٹرنیٹ کی درخواست جو ہے وہ فائل کر دی ہے کہ یہ فائر وال جو تنصیب ہوئی اور انٹرنیٹ سلو کیا گیا ہے اس کی سماعت کی جائے. تو 14 نومبر کو اب اس کی سماعت جو ہے وہ مقرر ہوئی ہے. جسٹس امین الدین صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے، مطلب وہ سپر چیف جسٹس بن گئے ہیں، آئینی بینچ کے ہیڈ بن گئے ہیں اور انہوں نے یہ پوزیشن لے لی ہے. اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نو منتخب باڈی ہے انہوں نے مبارکباد دی ہے اور جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کے فیصلے کو قابل ستائش قرار دیا ہے. اس میں مبارکباد ان پاکستان تحریک انصاف کے بھی جید وکلا کو بنتی ہے جنہوں نے ووٹ دیے تھے ان کو، جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی موجودہ قیادت ہے احسن بون اور اعظم نذیر تارڑ کا گروپ، جو آج امین الدین صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.